अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। आज मुल्क में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक हुजूम ने खुद ही मजहबी जज्बात मजरू करने का इल्ज़ाम लगाया, खुद ही फैसला किया और एक गैर मुल्की शख्स को दर्दनाक और जालिमाना तरीके से कत्ल करके उसकी लाश को आग लगा दी। आज पंजाब के शहर सियालकोट में वज़ीराबाद रोड पर एक निजी फैक्ट्री के श्रीलंकन एक्सपोर्ट मैनेजर को अपनी ही फैक्ट्री मुलाजमीन ने मजहबी जज्बात मजरू करने के इल्ज़ाम में पहले तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया और फिर उसकी लाश की बेहुरमती की गई, उसको बरहना किया गया, लाश को सड़क पर घसीटा गया, जिसके बाद भी उस शख्स पर तशद्दुद किया जाता रहा और फिर उस शख्स की लाश को आग लगा दी गई। आज जो वाक़या हुआ है, उस वाक़े के दौरान लोग तमाशा देखते रहे, वीडियोस बनाते रहे और जो हमलावर थे उनमें से कुछ लोग कैमरे के सामने आकर फखरिया अंदाज में इस मामले का क्रेडिट लेते रहे और मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे कि फैक्ट्री पर लगे सिर्फ एक पोस्टर को उतारने पर उस शख्स को कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक जिस शख्स को बेदर्दी से कत्ल किया गया वो श्रीलंकन शहरी प्रांथा कुमारा है। सियालकोट के पुलिस चीफ के मुताबिक इब्तिदाई इत्तलात हैं कि फैक्ट्री मैनेजर को फैक्ट्री के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, लेकिन इस बात का तयन करने की कोशिश की जा रही है कि इस वाक़े के पीछे क्या मामला था। मकतूल की लाश ऑटोप्सी के लिए अस्पताल भेज दी गई है, जबकि IG पंजाब का कहना है कि लोगों को इश्तियाल दिलाने और कत्ल का एतराफ़ करने वाला मुलजिम गिरफ्तार हो गया है, जबकि 100 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। सियालकोट में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे से बात करते हुए फैक्ट्री मालिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि प्रांथा कुमारा के हवाले से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई थी। जब इस मामले की इत्तला मिली तब तक प्रांथा कुमारा हुजूम के हाथ लग चुका था। पुलिस को तकरीबन सुबह 11:15 बजे इत्तला दी थी। जब पुलिस पहुंची तो नफरी कम थी। पुलिस की मजीद नफरी पहुंचने से पहले प्रांथा हलाक हो चुका था। जबकि BBC उर्दू के मुताबिक अस्पताल ज़राए का कहना है कि उनके पास एक इंतहाई बुरी तरह से जली हुई लाश लाई गई है और लाश तकरीबन राख बन चुकी है। श्रीलंकन मीडिया के मुताबिक श्रीलंका की वज़ारत ख़ारजा ये तवक्को रखती है कि पाकिस्तानी हुक्काम इस मामले की तहकीकात के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे और इंसाफ के अमल को यकीनी बनाएंगे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि सियालकोट में मुश्तइल गिरोह का एक कारखाने पर घिनौना हमला और श्रीलंकन मैनेजर का जिंदा जलाया जाना पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक दिन है। मैं खुद तहकीकात की निगरानी कर रहा हूँ और दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दूँ कि जिम्मेदारों को कड़ी सजाएँ दी जाएंगी। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने IG पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए मजहबी उमूर हाफिज़ ताहिर अशरफी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। 48 घंटे के अंदर इंक्वायरी के नताइज सामने लाने की हिदायत कर दी गई है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने इस मामले की मजम्मत करते हुए कहा कि इन अनासिर ने हमें शर्मिंदा कर दिया है, इस्लाम के चेहरे को मस्ख़ किया है। इस बर्बरियत और वहशत पर पाकिस्तानी कौम की तरफ से पाकिस्तान के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की तरफ से इस वाक़े की ना सिर्फ मज़म्मत करते हैं बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इस वाक़े ने इस्लाम को भी बदनाम किया है, ऐसा करने वालों ने पाकिस्तान को भी बदनाम किया है। कहीं पर तौहीन नामूस रिसालत का हो या तौहीन मज़हब का हो तो हमारे पास कवानीन मौजूद हैं। उन्होंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की भी मुखालफत की है। उन्होंने कोई खिदमत नहीं की है। पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर आपको याद होगा कि 6 मसीही नौजवानों को भी इस तरह का एक इल्ज़ाम लगाया गया था, तो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के अंदर बैठ के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने उन्हें बरी किया और वो आज अपने घरों में हैं। तो काम किया गया इस्लाम का नाम लेकर या मुक़द्दसात का नाम लेकर, तो बतौर मुसलमान इन लोगों ने हमें शर्मिंदा किया है कि मैं शर्मिंदा हूं। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं कैसे इसको दुनिया के सामने जो है हम पेश करें कि ये इन्होंने इस्लाम के चेहरे को मसख़ किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इदारे को मुबैना तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर सियालकोट में फैक्ट्री मैनेजर के कत्ल पर गहरी तशवीश है। हुक्काम को इस हवाले से फौरी आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात करके मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। आज का वाक़या इस अर्जेंसी पर जोर देता है कि वो माहौल जो बदसलूकी को फाल करता है और लोगों की जान को खतरे में डालता है उसको दुरुस्त किया जाए। इस पूरे मामले पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी ताहिर अशरफी साहब। ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आपने भी आज सख्त अल्फाज में इस वाक़े की मजम्मत की है, वज़ीर-ए-आज़म ने भी मजम्मत की है, कहा है कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, कड़ी सज़ाएँ दी जाएंगी। और सब ज़ाहिर है एक वाक़े की मजम्मत करना, उस पर कड़ी सज़ाएँ देना, अमल करना दुरुस्त, मगर ये जो सोच है इसके काउंटर करने के लिए रियासत क्या कर रही है कि कोई भी नामूस रसालत का सहारा लेकर या इल्ज़ाम लगाकर किसी के खिलाफ ये सब कुछ नहीं कर सकता है, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है, मुश्तइल हुजूम की शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता है और ये सब काम नहीं कर सकता है। उसके लिए रियासत क्या कर रही है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया आपने, और बहुत ही अहम मौके पर। सच्ची बात तो ये है कि दिल इतना ज़ख्मी है और बात भी नहीं कर सकते। क्या बात करें हम, किस से बात करें, क्या कहें हम कि अगर जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि ये शख्स जो है ये लोगों को काम करने का कहता था, वो कहता था तनख्वाह लेते हो तो काम भी पूरा करो, और एक स्टिकर को बुनियाद बनाकर जिस तरह उसको जलाया गया, उसकी लाश की बेहुरमती की गई, तो इसको क्या नाम दें। मुझे तो सच्ची बात है समझ नहीं आ रही कि इसको हम दरिंदगी कहें, सफाकियत कहें, वहशत कहें। ऐसे ही आपको याद होगा कि एक हाफिज़ कुरान था गुजरावाला के अंदर, वो दूध उबल रहा था, उस कुरान पढ़ते पढ़ते कुरान का हाफिज था, उसके साथ भी यही कुछ हुआ था। अब पिछले एक साल में मैं आपसे कह सकता हूं कि हमने इस तरह के वाक़यात या इस तरह की इन मामलात की तरफ चीज़ें ना जाएं, बहुत कोशिश की है। बहुत हद तक हमने जो हमारे इल्म में आ जाता है या पता चलता है तो फौरी तौर पर उसमें वहाँ पर उलमा को हम भेजते हैं, वहाँ पर रिएक्ट करते हैं ताकि इन चीज़ों को रोका जाए। यही वजह है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान ये 3 वाक़यात हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि जिन पर काबू पाया गया है और जिनको रोका गया है। लेकिन ये खाली मैं आज आपको अर्ज़ करूं कि ये हुकूमत या एक कोई उलमा, ये पूरे के पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को सोचना होगा, मीडिया को भी सोचना होगा, उलमा को भी सोचना होगा, प्रोफेसर को भी सोचना होगा कि हम जा किस तरफ रहे हैं। क्या अगर कोई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है तो मुझे हक है कि नहीं है कि मैं कहीं जाके अपनी सफाई पेश कर सकूं। अगर बिलफर्ज एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि इस शख्स ने कोई गुस्ताखी की या कोई मुकद्दसात की तौहीन की, तो मेरा सवाल है कि क्या मैं खुद ही काजी हूं, मैं खुद ही मुंसिफ हूं, मैं खुद ही मुद्दई हूं? क्यों जब हमारे पास कानून मौजूद है और उस कानून के ऊपर अमल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब ने 113 केसों में फैसला किया है और उसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के मुक़्तदर उलमा मौजूद हैं। मेरे दफ्तर ने 137 से ज़ायद शिकायत एक साल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, अक़लियतें हैं, उनकी आई हैं, उनको हल किया है। तो ये रवैये जो हैं, इन रवैयों का हल क्या है? और मैं समझता हूं मगर इस पर हमें जाहिर है आपने जैसे बहुत सारे केसेस की मिसाल भी दी और आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया कि 6 मसीह नौजवानों पर यह इल्ज़ाम लगा दिया गया था जो कि झूठा इल्ज़ाम था। फिर मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के जो मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के उलमा थे उन्होंने उन्हें बरी किया और वो अपने घरों में मौजूद हैं। यानी कि इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। आज के वाक़े पर भी आप बता रहे हैं कि वो तो काम करने का कहता था और उस पर इल्ज़ाम लगा के उसी को मार दिया गया, फिर लाश की बेहुरमती भी जला भी दिया गया। तो इसमें रियासत की बड़ी बुनियादी जिम्मेदारी है। जैसे वज़ीर आज़म भी अपनी मुख्तलिफ तकारीर में बात करते हैं, सिलेबस का भी हिस्सा बनाया जा रहा है रिसालत के हवाले से, नामूस रिसालत। तो इस चीज़ को भी रियासत को इन्फोर्स करना चाहिए और सिलेबस का हिस्सा बनाए कि नामूस रिसालत जितनी अहम है हम सबके लिए और हमारे सबके ईमान का बुनियादी हिस्सा है, उसी तरीके से उसका गलत इस्तेमाल भी कितना गलत है और वो भी नहीं होना चाहिए। रियासत ना सिर्फ रिट को इस्टेब्लिश करे बल्कि इस बात को भी हिस्सा बनाए अपने बयानिए का। बिल्कुल इसी पे हम काम कर रहे हैं और यही वजह है कि पिछले एक साल के अंदर आप मुझे एक केस नहीं बता सकते कि जिसमें गैर यानी कानून का जो नामूस रिसालत के हवाले से है, जो तौहीन मज़हब के हवाले से है, कहीं गलत इस्तेमाल किया गया हो या किसी ने अपनी ज़ात के लिए या अपने कब्ज़े के लिए, जो माजी में हमारे पास कुछ मिसालें आती थी, हम इस हवाले से बड़े मोहतात हैं। और उलमा भी इस मुल्क के, उनको भी ये नहीं कि खाली हुकूमत, इसमें चारों मकातिब फ़िक्र के उलमा भी ताउन कर रहे हैं, हमारे जो अक़लियतों के कायदीन है वो भी ताउन कर रहे हैं। और मैं ये आपका चूँकि एक बड़ा प्लेटफार्म है, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह किसी मुसलमान के ऊपर जो बेगुनाह है तो
तौहीन का इल्ज़ाम लगा देना या उसकी तरफ कोई ऐसी बात मंसूब कर देना जिसमें तौहीन हो, तो असल तो तौहीन वो शख्स कर रहा है जो उस तौहीन अमेज़ जुमले को किसी से मंसूब कर रहा है। तो ये चीज़ हमें जो है, हम इसको ग्रास रूट लेवल पर भी लेके जा रहे हैं, और यही वजह है कि जब कोई मामला होता है और वो फ़ौरन इल्म में आ जाता है तो हम वहाँ पर उलमा को बिठाते हैं, उस मामले की जांच पड़ताल करते हैं। और हमने मुत्तहिदा उलमा बोर्ड में 113 केसों के फैसले किए हैं। अक्सर केसों में हमने ये देखा है कि वो यहाँ रिलीफ बनता है तो उसमें रिलीफ भी दिया है। ये जो दो टोक आपका मौक़िफ़ है ये बड़ा अहम है। अब उसमें एक मसला है कि आप खुद भी बता रहे हैं कि मुतादिद केसेस में इल्ज़ाम गलत लगा दिया जाता है, और आप ये भी कह रहे हैं कि जो कानून का गलत इस्तेमाल है उसको बहुत ज़्यादा हद तक रोक दिया गया है। मगर अब यहाँ मसला ये हो रहा है कि कानून का तो लोग सहारा ही नहीं ले रहे हैं। लोग, एक मुश्तइल हुजूम होता है, जत्था बनता है, खुद ही इल्ज़ाम लगाता है, खुद ही फैसला करता है। उसमें जो मैं रियासत की बात कर रहा हूँ, देखिए बड़ा अहम है। एक शख्स गवर्नर को कत्ल करता है, मुल्क की अदालत उसे सज़ा देती है, सज़ाए मौत, और सुप्रीम कोर्ट तक भी अपने रीजंस के साथ लिखती है कि जी ये सज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। मगर एक जमात खड़ी होती है और कहती है कि नहीं जी ये सज़ा गलत है, और फिर उसको शहीद कहती है, और रियासत उस जमात को मेन स्ट्रीम करती है। फिर वो जमात जो है वो मुश्तइल होती है, सड़कों पर आती है, पुलिस वालों को कत्ल करती है, मगर रियासत उससे मुज़ाकरात करके उसे मेन स्ट्रीम करती है। तो फिर उस जमात का नज़रिया भी मेन स्ट्रीम होगा ना अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ जमात मेन स्ट्रीम होगी जिसके असरात नजर आएंगे। देखिए मैं गुजारिश करूं, आज का वाकया जो है ना, मैं आज के दिन आपसे गुजारिश करूंगा, इस पे फिर किसी वक्त हम बात कर लेंगे, लेकिन आज के इस वाकये की पाकिस्तान के अंदर कोई जमात, कोई मजहबी लीडर या सियासी लीडर या सियासी कारकुन या मजहबी कारकुन ऐसा नहीं है जो आज के वाक़े की मजम्मत नहीं कर रहा। जिस जमात की आप बात कर रहे हैं उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है और कहा है कि इस तरह के लोग जो इस तरह के मामलात करते हैं वो दीन को भी बदनाम कर रहे हैं, वो मुसलमानों को भी बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ ये एक टेस्ट केस है हमारे पास। वज़ीर आज़म साहब का जो जुमला है उस जुमले को आप देखिए कि ये आज हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, और श्रीलंका हमारा दोस्त है। मैं आपके जरिए यह कहना चाहता हूं कि हम माफी के तलबगार हैं श्रीलंका की आवाम से, श्रीलंका की हुकूमत से, इस शख्स के खानदान से। हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है कि हम इन मुजरमों को सख्त तरीन सजा दें और ये मुजरम अपने इंजाम को पहुंचे। और हम क्या कह सकते हैं कि चंद लोगों ने जिस अंदाज से ये आज का वाकया किया है, इससे मेरे पास तो लफ्ज नहीं है कि मैं कोई इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करूं या मैं इसके ऊपर कहूं कि नहीं। इस वाकये की मजम्मत और इस वाकये के जो लोग हैं उन्हें सजा देना, आप भी कह रहे हैं, वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा अहम है। मगर साथ ही रियासत का बयानिए के तौर पर भी और अमली तौर पर भी अपनी रिट को एस्टैब्लिश करना, और ये जो जत्थे हैं चाहे वो बड़ी सूरत में हो या छोटी सूरत में हो, इसके लिए एक बाकायदा तौर पर लाइन डिफाइन करना कि ये नहीं चलेगा रियासत के साथ, रियासत की रिट चलेगी, कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा, चाहे वो एक जमात के लिए हो या फिर एक जत्थे के लिए हो छोटे गांव की सतह पर, ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इससे आप मुत्तफिक हैं कि रियासत को ये पैगाम देना पड़ेगा, तभी कानून की बालादस्ती होगी और रियासत की रिट चलेगी। बिल्कुल, मैं समझता हूं ये बात बड़ी वाज़ेह है और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि कोई जमात, कोई जत्था, कोई गिरोह जो है वो रियासत को यरगमाल नहीं बना सकता, वो मुल्क को यरगमाल नहीं बना सकता। रियासत में बड़ी जान और ताकत होती है, रियासत को कमज़ोर नहीं होती है। कुछ चीज़ें हैं, मैंने जैसे कहा कि आज मैं इस मौजू पे आप बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे पास मुत्तफ़िका चीज़ें हैं, जैसे कौमी एक्शन प्लान है, पैगाम पाकिस्तान एक मुत्तफ़िका दस्तावेज़ है। मैं समझता हूँ इन दोनों की रोशनी में अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और आज का ये वाक़या अल्लाह करे आखिरी वाक़या हो और इससे हम कुछ सीखें सब। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये खाली कोई हुकूमत नहीं कर सकती, हमारी सियासी जमातें नहीं कर सकती हैं, मजहबी जमातें, हमारी बहुत सारी मसलहतें हमारे आड़ में आती है। अल्लाह का वास्ता है, हम सबको इस तरफ सोचना होगा कि हम क्या मजहब के नाम पर या दीन के नाम पर या मुकद्दसात के नाम पर जो लोग अपने मफादात का या वहशत और दहशत का खेल खेलते हैं, उन्हें हमने रोकना कैसे है, और उसके लिए सबको मुत्तफ़िका तौर पर खड़ा होना होगा और रियासत को मजबूत करते हुए इस तरह की सोच और फिक्र को जो है वो शिकस्त देनी होगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ताहिर अशरफी साहब मौजूद थे। हुकूमत यकीन दिला रही है कि ना सिर्फ जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है उन्हें सज़ा दी जाएगी, बल्कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो, बयानिए की सूरत में भी
और अमली तौर पर भी रियासत और हुकूमत इसको यकीनी बनाएगी। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। नवंबर के महीने में 8 अरब डॉलर्स की दरामदाद और 5 अरब डॉलर्स के तिजारती खसारे के अदाद-ओ-शुमार के बाद गैर यकीनी की सूरत हाल आज भी बरकरार है। रुपया आज मजीद गिरकर 176 रुपये 77 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट आज भी मुसलसल ऊपर नीचे 900 पॉइंट्स के बैंड में घूमती रही और कल ही की सतह पर बंद हो गई। कल हुकूमत ने 3.25 साल में 5वां सेक्रेटरी खजाना फारिग कर दिया और 6ठा सेक्रेटरी खजाना ले आई है। इससे पहले 4 वज़राए खजाना, 7 चेयरमैन FBR और 5 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सरबराह आ चुके हैं। मगर आज मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कौम को बताया कि घबराना नहीं है। नवंबर की तारीखी दरामदाद की वजह दरामदाद का बढ़ना नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों का बढ़ना है। और फिर उन्होंने तफसीलात भी बताई कि कैसे नवंबर के महीने में दरामदाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची और कैसे कीमतों में इजाफे ने बड़ा किरदार अदा किया और महंगाई में इजाफे की वजह भी यही बताई। वॉल्यूम जो है उसमें इतनी बढ़ावा नहीं हुआ जितना कि प्राइस में हो रहा है। 72% जो है इंक्रीज जो है वो प्राइस की वजह से, 11% जो है वो पिछले साल से इस साल में वॉल्यूम की वजह से। पिछले साल से इस साल में अगर 11% बढ़ रहा है तो वो तो वॉल्यूम तो इतना तो नहीं बढ़ा ना। क्यों बढ़ा है वो? 72% आपका पेट्रोल प्राइस। एनर्जी का भी यही है, लेकिन एनर्जी में आपकी प्राइस जो है वो 19 है और आपकी क्वांटिटी भी बढ़ी है। सिर्फ क्रूड की बात करता हूँ, उसमें 86% जो है प्राइस है और सिर्फ 5% क्वांटिटी है। पाम ऑयल के बीच में और ये ऑयल सीड जो सोयाबीन है 75% जो है प्राइस है और 5% जो है वो क्वांटिटी है, जो 5 से 10%। पल्सेस में यही है, 34% आपकी प्राइस है और तकरीबन क्वांटिटी सिर्फ 5% ऊपर गई है। आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, आपके रेवेन्यूज 36% ज़्यादा हैं पिछले साल से। ये जो इन्फ्लेशन आ रही है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, की वजह है प्राइस एस्केलेशन। फास्ट हम हर वक्त यूज़ करते हैं कि घबराने की बात नहीं है। तो हुकूमत मार्केट्स को और अवाम को एतमाद का पैगाम दे रही है, कह रही है घबराने की बात नहीं है, मगर एतमाद का फुकदान नज़र आ रहा है। अगर यकीनी की सूरत हाल है कि ऐसा इसलिए है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती और बार बार बदल दी जाती है, या इसलिए कि हुकूमत की खुद अपनी फैसला साजी का फुकदान है और बार बार मुआशी टीम बदलने से और नुकसान ही हुआ है। हमारे साथ आज मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खजाना, साबिक सेक्रेटरी पावर और सेक्रेटरी तिजारत रहने वाले यूनुस ढागा साहब, जो बतौर ब्यूरोक्रेट बहुत अच्छी शोहरत रखते थे, मगर इस हुकूमत में सिर्फ 2.5 माह में सेक्रेटरी खजाना के ओहदे से हटा दिए गए और फिर अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने से 2.5 साल पहले ही 2019 में रिटायरमेंट लेकर चले गए थे। यूनुस ढागा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। काफ़ी सारे इशूज़ हैं जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, बट सबसे पहले आपने रिटायरमेंट ले ली, तकरीबन आपका 2.5-3 साल टेन्योर के बाकी थे। आपको जो सेक्रेटरी ख़जाना का ओहदा था उसे 2.5 महीने में हटा दिया गया। हालांकि उससे पहले आपने बाकायदा बहुत लंबा अरसा के लिए वाटर एंड पावर में काम किया, प्रोजेक्ट्स लगाए। क्या वजह हुई आपके हटाए जाने की भी और आपके पहले रिटायरमेंट लेने की भी? देखें, मईशत के मामले में 2 से ज़्यादा जिसको कहते हैं राय हो सकती है कि किस तरह बेहतर किया जा सकता है। मेरा एक प्रिंसिपल जो कहना चाहिए इख्तलाफ हो गया था उस वक्त की माशी टीम के साथ, जिसके बाद मैं समझता था कि बहैसियत सेक्रेटरी ख़जाना काम करना मेरे लिए मुनासिब नहीं था, कि जबकि आपका बुनियादी इख्तलाफ हो मईशत के मामलात के ऊपर, ख़ास तौर पे जिस तरह के निगोसिएशंस उस वक्त हुए थे IMF के साथ। तो मेरा अपना ख्याल था कि इससे मईशत को हम मुसीबत से निकाल नहीं सकेंगे, बल्कि शायद हमारे लिए मसाइल और मुश्किलात बढ़ जाएं। मगर उस वक्त एक एतराज़ ये हो रहा था, स्टेट बैंक ने बाद में अपनी रिपोर्ट में भी लिखा, वज़ीर आज़म ने भी माना कि हम देर से गए IMF के पास। तो उसकी वजह से तो ऐसा नहीं है कि शराइत इतनी सख्त हो गई IMF की, क्योंकि टाइम बहुत ज़ाया कर दिया गया था। पहले ही जो महंगाई थी उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए थे, शरह सूद के, करेंसी गिर चुकी थी, कि IMF को और लेवरेज मिला, जिसकी वजह से शराइत बहुत ज़्यादा सख्त हो गई। मेरा ख्याल है कि उससे यकीनन थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा, लेकिन और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर आप कोई पॉलिसी क्लियर हो कि हम IMF पे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, तो उसके ऊपर फिर हमें शुरू से ही काम करना चाहिए था। जैसे कि उस ज़माने में शुरू में ये प्रपोजल्स आए थे कि ट्रेड डेफिसिट को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के साथ, तो वो एक डिस्कशन हुई थी, लेकिन वो शायद आगे नहीं बढ़ी। IMF के पास जाते हुए भी जिस तरह हमने फरवरी में डिस्कशन हुई थी हमारी वाशिंगटन में, तो वो शराइत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक या सख्त नहीं थी। लेकिन फिर जब हमने इस्लामाबाद में इसको जब दोबारा हमने नेगोशिएट किया, और उस वक्त टीम चेंज हो चुकी थी हमारी स्टेट बैंक में भी और ख़जाना में भी, तो उसके बाद फिर वो IMF ने शराइत अपनी बहुत हद तक चेंज कर दी। जो वाशिंगटन में हम अप्रूव या एग्री करके आए थे उससे काफ़ी डिफरेंट हो गई थी। मतलब अब ज़रा आप क्योंकि सेक्रेटरी ख़जाना लग चुके थे, असद उमर साहब जब वज़ीर ख़जाना थे, तो मीटिंग होती है
और उसके बाद आप कह रहे हैं कि शराइत इतनी सख्त नहीं थी, फिर असद उमर साहब हटा दिए जाते हैं, डॉक्टर हफीज़ शेख आते हैं, तो वो जो टाइम था, क्योंकि टाइम हमारी तरफ से ज़ाया हो गया इसलिए उनकी शराइत सख्त हो गई और हमारे मुआशी जो इशारे थे वो वाज़े नज़र आना शुरू हो गए थे और अनसर्टेनिटी थी मार्केट में, इसकी वजह से ये कोई और मामला हो गए? मेरा ख्याल है कि हमारी नेगोशिएशन स्किल्स या इस नेगोशिएशन के तरीक़ाकार में थोड़े ऐसा फ़र्क आ गया था कि जिसकी वजह से फिर शराइत बहुत ही, क्योंकि हम पहले कोशिश यही करते कि 3 साल में इसको किया जाए जो हमने करना था इंटरेस्ट रेट के साथ या एक्सचेंज रेट्स के साथ, फिर उसको जिस तरह फ्रंट कर दिया गया पहले ही साल में, तो उसमें हमारी नेगोशिएशंस की कुछ थी कमज़ोरी। और आपके ख्याल में उसका नुकसान हुआ मईशत को? यकीनन उससे आपकी जो डीरेल हुई इकॉनमी उसके बाद अब तक वापस तो नहीं आ सकी। और अब जब, क्योंकि अब मौजूदा वज़ीर ख़जाना भी कहते हैं कि जो मई अप्रैल में कमिटमेंट कर ली वो इतनी ज़्यादा सख्त थी जिसकी वजह से हमें नुकसान भुगतना पड़ रहा है और इसकी वजह से फिर IMF का प्रोग्राम हॉल्ट हुआ, फिर हमें वापस कंडीशन माननी पड़ रही हैं और IMF की इस हद तक माननी पड़ रही है कि उन्हें ट्रस्ट ही नहीं है। वो कह रहे हैं पहले करेंगे, फिर हम बोर्ड मीटिंग करेंगे, फिर अप्रूवल करेंगे, मेरी बजट लाना पड़ रहा है। तो इस दफ़ा भी क्या निगोसिएशन गलत हो गई आपके ख्याल में, क्या हो गया? मेरे ख्याल है एक तो हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी टीम्स में भी होनी चाहिए कि ताकि जो एक IMF के साथ किसी ने भी अगर किया हो फाइनलाइज एक मुआहदा, तो उसके ऊपर फिर चलना चाहिए उस तरीके से कि जिस तरह हमने उनकी और हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। जब हम टीम्स चेंज करती हैं तो फिर टीम्स की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है और वो फिर शराइत में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, यानी आप कहते हैं तो पहले IMF के पास जाने में जैसे हुकूमत आई लेट हो गया, जिसका वज़ीर-ए-आज़म भी मानते हैं कि हो गया, उसकी वजह से कुछ अनसर्टेनिटी हुई, मगर फिर अगर एक टीम निगोशिएट कर रही थी तो उस वक्त ना बदलते, और इस दफ़ा भी अगर एक टीम ने कर दिया था इस साल भी तो फिर उसे ना बदलते, ये बार बार बदलने की वजह से प्रॉब्लम आती है। यकीनन एक कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है, खासतौर पर इकॉनमी के मामलों में, क्योंकि इकॉनमी मामले एक से ज़्यादा राय हो सकती हैं जिसका मैं अभी आगे आपसे जिक्र भी करूँगा, लेकिन जिसकी भी राय पर अगर हम इकॉनमी को सेट करते हैं तो उसके ऊपर फिर चलना चाहिए। एक ज़ाहिर उस ज़माने में बहुत ज़्यादा पावर प्लांट्स लगे, सर्कुलर डेट बहुत बड़ा मसला है, 2500 अरब रुपए पर तकरीबन पहुंच रहा है। अभी जो 3 माह के नंबर है, जुलाई से अक्टूबर तक के नंबर है, वो 139 अरब है, यानी महीने का 35 अरब रुपए। सारी जिम्मेदारी पिछले दौर पर डाली जाती है कि ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा की गई, और वो जो ज़रूरत से ज़्यादा बिजली है क्योंकि हम कैपेसिटी को इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, टेक और पे के मुआहदे हैं, डॉलर में कर लिए, जिसकी वजह से कैपेसिटी पेमेंट की वजह से ये सर्कुलर डेट का जो भूत है वो भुगतना पड़ रहा है। आपके दौर में ये सारा का सारा काम हो रहा था, आप समझते हैं ज़्यादा हो गया? देखें, ये पॉलिसी जो हमारी पावर्स पॉलिसी कोई 1994 से आ रही है, सिमिलर पॉलिसी, उसकी थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ। उसके तहत प्लांट्स आपको पता 90s में भी लगे, फिर मुशर्रफ दौर में भी लगे, 2002-2003 के पीरियड में भी लगे। उसके बाद फिर देन वो जो 2008 से 2013 तक जो गवर्नमेंट थी उसने भी कोशिश की उसमें लगाने की प्लांट्स, और उसके बाद ये 2013 से 18 जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं मोस्टली प्लांट्स उसमें लगे। तो ये पॉलिसी हमारी, और अभी तक वो पॉलिसी चल रही है, अभी तक जितने हमने मुआहदे इस गवर्नमेंट में भी किए हैं उसी पॉलिसी के तहत किए हैं। तो ये तो इस पॉलिसी के मुतालिक तो इख्तिलाफ राय ज़रूर हो सकता है कि पॉलिसी को ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, या इस पॉलिसी का अगर किसी ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, जैसे आपने अभी IPPs की एक रिपोर्ट थोड़े दिन पहले देखी थी जिसमें ज़ाहिर हुआ था कि कहीं पे वो IPPs में कोई ऐसे मामलात हुए हैं कि जिसको चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन ये कहना कि जी कि हम सरप्लस हो गए और वो कोई गलती थी, तो देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी प्रोजेक्ट डे टू डे बेसिस के लिए नहीं लगाए जाते, एक लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए लगाया जाएगा, 8-10 साल तक वो चलते रहें। तो बिजली की आज की ज़रूरत वो कल नहीं रहेगी, और ख़ास तौर पे उसके पीछे जो प्रिजम्पशन यही होती है कि ग्रो करेगी इकॉनमी। तो अगर मईशत तरक्की नहीं करती और मईशत रुक जाती है तो डेफिनेटली सरप्लस कैपेसिटी हो जाएगी। तो वही आजकल हम दौर से गुजर रहे हैं, और अगर हमारी मईशत 6-7% पे अगर ग्रो करती तो शायद हमारे पास ये सरप्लस कैपेसिटी ना होती और हम इसी को भी पूरा करना मुश्किल हो जाता हमारा। ये आपके लिए टारगेट यही था जो पिछले 3 साल में नहीं हो सका क्योंकि ग्रोथ, अगर 6-7% की ग्रोथ होती तो ये आपके पास थोड़ी भी सरप्लस नहीं होती। तो ये ग्रोथ ना होने की वजह से आप अगर ये प्रॉब्लम हुआ, मगर फिर सर्कुलर डेट इतना बड़ा हो गया, आपको लगता है कि टेक और पे ना होते, अब ज़ाहिर सिंगल बायर मार्केट है, मगर टेक और पे ना होते, डॉलर में कम से कम मुआहदे ना होते, मार्केट को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश की जाती उस वक्त, तो ये बेहतर होता? इसके ऊपर तो बहुत सारी बहस हो सकती है, और मैं समझता हूँ कि इस पर हर किस्म की राय हो सकती है कि उन मुआहदों में या उस वक्त की जो पॉलिसी थी या नेपरा की टैरिफ डिटर्मिनेशन में हर किसी में जिसको कहते हैं हाइंडसाइट में गलतियाँ निकाली जा सकती हैं और होंगी, और उसमें मैं उस पर इख्तलाफ इतना ज़्यादा नहीं करूँगा कि जी इसमें बहुत ही अच्छा एक मुआहदा हुआ था। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये पॉलिसी हमारे पास अवेलेबल थी सिंस 2007-8, उससे ही पहले से 5-2-4 उस ज़माने से लेके 2013 तक एक भी प्लांट, कोई बड़ा प्लांट, मेजर प्लांट नहीं लगा, सिवाय एक आध उधर उच्च में लगा था। तो इस अरसे के अंदर लोगों का कोई पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर थोड़ा सा लैक ऑफ ट्रस्ट ज़रूर था कि लोग नहीं आ रहे थे इन्वेस्टर। ये जब चाइनीज़ ने CPEC में आके हमारे साथ इन्वेस्टमेंट शुरू की, उसके बाद से फिर हमें इन्वेस्टमेंट मिलना शुरू हुई, वरना आपको ये पता है थर कोल का जो प्रोजेक्ट था एंग्रो
और सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिल के कोशिश कर रहे थे उसकी फ़ंडिंग के लिए 2008 से लेके 2013 तक। मैं भी उसमें काफ़ी शामिल रहा हूँ, मैं वो सेक्रेटरी कोल एंड एनर्जी। हमें फंडिंग नहीं मिली तो हमें जब तो यही सारे ये जो आप जिन टर्म्स जिस बात कर रहे हैं पॉलिसी के तहत जो फ़ायदे दिए गए थे उस वक्त भी अवेलेबल थे, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। तो अब जब आके उससे लोगों ने फ़ायदा उठाया, लेकिन यकीनन मैं इस बात पे ज़रूर आपसे एग्री करूँगा कि हमारी रेगुलेशन का कहीं ना कहीं या पॉलिसी की भी कोताही रही है, जिसकी वजह से उसका कहीं ना कहीं नाजायज़ फ़ायदा ज़रूर उठाया गया। तो उसको देखा जा सकता है, उसको देखा जाना चाहिए बिल्कुल। मगर आप सरप्लस कैपेसिटी वाली बात, सरप्लस कैपेसिटी की बात जो है वो मैं नहीं मानता हूँ कि क्योंकि सरप्लस के अगर हमारी ग्रोथ इंशाल्लाह आगे भी होगी और या पिछले 3 सालों में अगर अच्छी ग्रोथ होती तो हमारे पास बिल्कुल भी सरप्लस कैपेसिटी ना हो। अच्छा, IMF के प्रोग्राम के ख़िलाफ़ है आपके ख्याल में? जो IMF है वो हमारी इकॉनमी को ग़ालिबन आपको लगता है कि सूट नहीं करता, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारा दोस्त मुल्क सऊदी अरब जो हमें तारीख़ी तौर पर मदद करता रहा है, वो भी हमें पैसे इतनी सख्त शराइत पर दे रहा है, और उन शराइत में IMF का प्रोग्राम भी शामिल है कि अगर हमने वो प्रोग्राम नहीं होता तो फिर सऊदी अरब भी अपने पैसे निकाल लेगा। तो हम तो आज इस पैराहे पर खड़े हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक सारे के सारे लिंक्ड है IMF के साथ, तो हम कैसे उस प्रोग्राम के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं? हम खुद कोई रिफॉर्म करते नहीं। देखें, बात यह है कि मैं कर्ज के ऊपर मुल्क चलाने के ही सख्त खिलाफ हूँ। आप ये समझें कि जी कि आज IMF के पास जाएंगे, कल सऊदीज़ के पास जाएंगे, आज परसों उससे कर्जा मांगेंगे और मुल्क इस तरह चलेगा, इस तरह नहीं चलता। आपका मसला क्या है? देखें, पहले हमें ये देखना चाहिए हमारे मुल्क का मसला क्या है, हम क्यों जाते हैं IMF के पास। हमारे पास 2 किस्म के जो होते हैं, जिसको कहना चाहिए डेफिसिट्स होते हैं या खसारे होते हैं। एक आमदनी का खसारा है कि हम टैक्स कम जमा करते हैं, खर्च ज़्यादा करते हैं, तो वो जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। एक तिजारत का खसारा है कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो आप IMF के पास उसलिए जाते हैं कि आपके पास जब ये तिजारती खसारा बढ़ जाता है और आपके पास डॉलर्स नहीं होते अपने अगले सालों की डेट सर्विसिंग के लिए, तो आप IMF के पास दौड़े हुए जाते हैं या कर्ज़ों के लिए सऊदीज़ या जो भी हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके पास जाते हैं। तो क्या ये सस्टेनेबल मॉडल है? क्या आप समझते हैं कि आपका ये IMF का जो प्रोग्राम है या आपका ट्रेड डेफिसिट कम कर देगा? कैसे करेगा? क्या IMF का कौन सा रिफॉर्म है जो आपका ट्रेड डेफिसिट ख़त्म कर सकता है? IMF तो नहीं कहता हमसे कि आप अपना टैक्स बेस ना बढ़ाएं। टैक्स बेस अगर हमने बढ़ाना था बढ़ा लेते, या फिर हमारी डॉलर तो नहीं वैल्यू एडेड में चले जाते बांग्लादेश की तरह, तो बांग्लादेश को तो नहीं जाना पड़ रहा IMF के पास। या फिर हमारे मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही होती है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट आया है अभी, मगर ज़बरदस्त किस्म की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं है, ना उनके रिजर्व गिर रहे हैं। तो हमारे तो सारे मसाइल हैं। हमारे तो देखें बहुत सारे मसाइल हैं, हमारे सिक्योरिटी के भी इशूज़ हैं, हमारे बॉर्डर के साथ अफगानिस्तान और ये सारे इशूज़ भी हैं। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इसी तरह कर्ज के ऊपर हम चला सकते हैं मईशत? कैसे चला सकते हैं? डॉलर्स कहाँ से आएंगे जब तक आप इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट रखेंगे? हमें चाहिए कि हम अपने ट्रेड डेफिसिट को आप IMF के प्रोग्राम के तहत नहीं कर सकते। उनका होता है कि फ्री ट्रेड के ऊपर वो फोर्स करते हैं, यू कैन नॉट पुट रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन WTO आपको अलाउ करता है कि व्हेन यू आर इन जब आप डिफ़िकल्ट एक फाइनेंशियल उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड पोजीशन में होते हैं तो आप बैन कर सकते हैं चीज़ों को। आप इस वक्त आपने देख लिया कि आपका डॉलर की कीमत बढ़ाने से आपकी इंपोर्ट्स नहीं रुकी, आपकी गाड़ियां भी ज़्यादा आ रही हैं, आप तेल भी ज़्यादा मंगा रहे हैं, आप उसे तो फाइनेंस में तो आपको कीमतें बढ़ गई इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारे यहाँ क्वांटिटी का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, तो प्राइस। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ आपको डॉलर की रेट बढ़ाने से? मुझे बताएं ना। आप जो आपका IMF का थी वो तो फेल हो गए ना, कि ना आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी ना इंपोर्ट कम हुई, तो आप ट्रेड डेफिसिट तो वहीं खड़ा है। तो आप जब ये प्रोग्राम 3 साल बाद ख़त्म होगा तो आपका ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट वहीं खड़ा होगा, तो इट विल बी मेरे हिसाब से ये एक फेलियर प्रोग्राम होगा। मगर अगर IMF का प्रोग्राम ना होता बैक इन 2018 जब ये हुकूमत आई है, या अगर अभी हम नहीं करते, तो ट्रेड डेफिसिट तो अपनी जगह पर रहना ही है। ये हुकूमत PDL डालती है 600 अरब रुपए का, मगर फिर लगाती नहीं है। पॉपुलिस्ट फैसले करती हैं हुकूमतें। ट्रेड डेफिसिट भी होता है, फिस्कल डेफिसिट भी होता है, मेरा ये कहना है, साथ में फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक ने पैसे भी नहीं देने थे हमें। IMF के जो आप किसी भी रिफॉर्म के अंदर ये नहीं मिलेगा कि आप ये इंपोर्ट ये चीज़ें बैन कर दें, क्योंकि उनके वाशिंगटन कंसेंसस में चीज़ें नहीं होती हैं। वो फ्री ट्रेड की हमेशा आपसे बात करेंगे, वो अपने किसी प्रोग्राम में इस तरह की बात नहीं करिए। आपको सोचना है, अपने मुल्क के लिए माशी पॉलिसी आपने बनानी है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू इम्पोर्ट लग्जरी गुड्स और उसके लिए डॉलर IMF से आप लें। लग्जरी गुड्स का इतना बड़ा पोर्शन है नहीं। अभी $2.5 अरब डॉलर की हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट हुई है, मशीनरी की इंपोर्ट है, रॉ मटेरियल की इंपोर्ट है, सारी लाजमी है। मैं आपको बताता हूँ ना, उसमें से आपकी तकरीबन आप 6 से 7 बिलियन डॉलर कम कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। साल के 70 से 64 हो जाएंगे, फिर भी हम ट्रेड डेफिसिट पे खड़े हैं। सर बिल्कुल होगा, लेकिन आप ये देखें कि आपका जो टोटल आप IMF से कितना मिलता है? आपको 6 बिलियन ही मिला है ना, वो भी 2 साल के साथ दूसरे कितने जो डोनर्स हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक को, अगर हमने 18-19 अरब डॉलर आपने साल के कितने, तो वो सारे के सारे डोनर्स पैसे उस वक्त देंगे। सर आपको वर्ल्ड बैंक से 2-3 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नहीं मिलता,
ये सारे मिला के जो है ना आपके ये टोटल आपको 5 से 6 बिलियन इनके मिल जाते हैं, 2-3 बिलियन आप उससे लेते हैं। आपका टोटल जो जिसको कहते हैं खसारा जो आप कर्ज़ों से लेते हैं वो 8 से 10 अरब रुपए डॉलर्स हैं। और उसमें से जो है ना आप मुझे ये बताइए कि क्या ये ज़रूरी है कि आप ज़ीरो लोड शेडिंग करें इंपोर्टेड फ्यूल इंपोर्ट करके? क्या ये ज़रूरी है कि आप ये तय्युश आप कब तक डॉलर्स खरीद मार्केट से लेते रहेंगे, कर्ज लेते रहेंगे, IMF से लेते रहेंगे और कहेंगे जी हमने इसी तरह रहना है? आपकी रातों रात एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, आपकी इंपोर्ट फिर क्या करेंगे? सर IMF प्रोग्राम से आप ना निकलें, IMF प्रोग्राम से इज्जत के साथ निकल जाएं, 1 साल बाकी है उसको किसी तरीके से कंप्लीट कर लें, बट यू शुड हैव अ इकोनॉमिक पॉलिसी। बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम फिर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज सुप्रीम कोर्ट में एक ड्रामाई सूरत हाल देखने में आई। 1.5 महीने से जायद नैब से रूपोश रहने वाले स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी आज अचानक सुप्रीम कोर्ट में मंजर-ए-आम पर आए, जहां से बाहर निकलते हुए नैब रावलपिंडी की टीम ने उन्हें आमदी से ज़ायद असासाजात केस में एक दफ़ा फिर गिरफ्तार कर लिया। रवा साल अक्टूबर में सिंध हाई कोर्ट ने आमदी से ज़ायद असासाजात केस में आगा सिराज दुरानी की जमानत मनसूख की थी, जिसके बाद वो मंजर-ए-आम से गायब हो गए थे। ताहम आज दोबारा अपनी जमानत कराने के लिए वो अपने वकील के हमरा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उन्हें नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया था। आज समाअत के बाद आगा सिराज दुरानी 4 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट के इहाते में मौजूद रहे, जबकि नैब रावलपिंडी की टीम पहले से ही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थी। और जैसे ही आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से बाहर निकले तो नैब रावलपिंडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले आगा सिराज दुरानी की सुप्रीम कोर्ट के इहाते में मौजूद साथियों से दिलचस्प गुफ्तगू भी हुई। जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया सरेंडर करें, आप ये समझते हैं आपने सरेंडर कर दिया? सरेंडर कर रहे हैं, जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं ऑर्डर का। अच्छा, ऑर्डर मिलेगा तो निकल जाएंगे। वैसे अमूमन कोर्ट ऑर्डर तो 2 दिन बाद आते हैं, तो 2 दिन ना है तो अब इधर ही रहेंगे। इधर कोई बिस्तर होगा तो ले सर मस्जिद में एक साहब थे यहाँ पे जिनके लिए ऑर्डर हुआ, तो वो एक रात उन्होंने मस्जिद में गुजारी थी। अच्छा, रहमान मलिक साहब से की आई डोंट माइंड, हम नमाज भी पढ़ लेंगे। और इस ड्रामाई सूरत हाल से कबल सुप्रीम कोर्ट में आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस नुमरता बंदियाल ने आगा सिराज दुरानी के वकील से मुकालमा किया कि अब नैब का नया कानून आ चुका है। नए कानून में जमानत का फोरम भी तय किया जा चुका है। एक मसला यह है कि आप हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ आए हैं, तो आगा सिराज दुरानी के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हमने आपके सामने खुद को सरेंडर कर दिया है। फिर जस्टिस नुमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि नहीं, आप नैब के सामने सरेंडर करें, हमने पहले भी आपको रियायत दी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के बगैर सुप्रीम कोर्ट इस पर समाअत नहीं करेगी। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क दिए कि जब हाई कोर्ट ने जमानत मनसूख की तो मुल्जिम को जेल में होना चाहिए था। आगा सिराज दुरानी ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? हम मुल्जिम को खुसूसी रियायत क्यों दें? हाई कोर्ट का फैसला मुल्जिम के खिलाफ खड़ा है। उस पर आगा सिराज दुरानी के वकील ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तिल करे, हमें ट्रायल कोर्ट में दोबारा जमानत के लिए रुजू करने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट को यह अख्तियार हासिल है। तो जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क दिए कि हमें अपने इख्तियारात का बखूबी इल्म है, हमें पता है कि कहाँ अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं। इस पर जब आगा सिराज दुरानी के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बयान हल्फी दे देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार ना किया जाए तो खुद सिंध में गिरफ्तारी दे देंगे, तो बेंच के सरबराह जस्टिस नुमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि हम गिरफ्तारी के मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, ये नैब का अपना मामला है। समाअत के दौरान नैब के वकील ने अदालत को बताया कि हमारी टीम आगा सिराज दुरानी के घर के बाहर 24 घंटे तक बैठी रही, मगर हमारी टीम को घर में दाखिल नहीं होने दिया गया। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को आमदी से ज़ायद असासाजात केस में नैब की जानिब से पहली बार फरवरी 2019 में गिरफ्तार किया गया था। फिर उसी साल दिसंबर में सिंध हाई कोर्ट से उनकी जमानत मंजूर हो गई थी और उन्हें रिहा कर दिया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने जमानत के फैसले में लिखा था कि नैब ने खुद तस्लीम किया कि आगा सिराज दुरानी इंक्वायरी में ताउन कर रहे थे, तो फिर गिरफ्तारी क्यों हुई? नैब चेयरमैन तफ्तीशी अफसरान की तरबियत के इंतजाम करें, नैब हुक्काम गिरफ्तारी और सर्च वारंट के तरीक़ाकार को रिविजिट करें। गिरफ्तारी या सर्च वारंट के दौरान तौहीन आमेज़ रवैया नामुनासिब है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद आगा सिराज दुरानी को जमानत मिल गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने रवा साल मार्च में इस फैसले को ही कलअदम करार दे दिया और यह मामला दोबारा सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दिया। साथ ही हुक्म भी दिया कि सिंध हाई कोर्ट हक़ाइक़ का दोबारा जायजा लेकर 2 माह में फैसला करे। और यूँ आगा सिराज दुरानी की जमानत का मामला दोबारा सिंध हाई कोर्ट पहुंचा, जहां 13 अक्टूबर को आमदी से ज़ायद असासाजात केस में उनकी जमानत मनसूख कर दी गई। नैब की टीम ने आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार करने के लिए कराची में उनके घर पर छापा मारा, मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। आगा सिराज दुरानी तब से रूपोश थे और आज सुप्रीम कोर्ट में मंजर-ए-आम पर आए थे, जहां से निकलते हुए नैब रावलपिंडी की टीम ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।